चलिए आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है बेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहली ऑक्सीडाइजिंग एंड रेडिएशन पावर पहला यूज है। यदि किसी इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर होगी, याद रखना, ग्रेटर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, then the tendency of an elements reduce तो फिर उस एलिमेंट्स की, उस मेटल की रिड्यूस करने की टेंडेंसी भी ग्रेटर होगी। एंड द स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, है ना। मतलब कहने का, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है किसी मेटल का, किसी एलिमेंट्स का, तो वो उतनी आसानी से रिड्यूस होगा और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा। दूसरी चीज़ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल आर नॉन मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल आर नॉन मेटल। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ standard electrode reduction potential, greater the value of standard electrode reduction potential, easier the tendency of metal to get oxidized and more reactive will be the metal। कहने का ये मतलब इसके, अगर ये वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है ना, कम है, ग्रेटर है, तो क्या होगा, लेसर टेंडेंसी मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज। तो ये उस मेटल के अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है, वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एंड मोर रिएक्टिव, और वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यही तो रीज़न है कि आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो ऊपर की तरफ अधिक रिएक्टिव मेटल्स मिलते हैं, नीचे आते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, ये वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, देन द अपर मेटल, यही रीज़न है, द अपर मेटल डिस्प्लेस द लोअर मेटल फ्रॉम द साल्ट सोल्यूशन। एक एग्जांपल लिया मैंने, कॉपर सल्फेट, कॉपर यहाँ पर लोअर मेटल है, जिंक यहाँ पर अपर मेटल है। कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया था। लीजिए क्या बात है, सीरीज के नाम मांगेंगे, अल्लाह मंजन कर, पहले जेडन मिला, मंजन कर, फिर सी डी को निकाल, कुछ होगा, कॉपर आ गया कुछ, है ना। तो कॉपर नीचे है, इसलिए इसको कॉपर को जिंक क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से, और हाइड्रोजन जैसे बात करता है, और सॉरी हाइड्रोजन में ये H2SO4 होगा तो हाइड्रोजन निकलती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कॉपर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जरा देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ आप जानते हैं किसको कहते हैं, कैथोड और एनोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो हम कैसे लिखते हैं, ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड एंड ई एनोड जो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में शुड ऑलवेज बी रिटन इन द टर्म ऑफ, इसको हमेशा किसके टर्म में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना बेटा। अब क्या करते हैं हम लोग, इफ द ईएमएफ इज, रिडक्शन में लिखा जाता है, याद रखना, इफ ईएमएफ इज द पॉजिटिव, अगर ईएमएफ पॉजिटिव होता है then reaction will be feasible in forward direction। तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में feasible हो जाएगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल हो जाएगी। इफ निगेटिव, अगर निगेटिव आती है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वही होती है। दूसरी चीज़ क्या है, इफ ईएमएफ इज जीरो, अगर ईएमएफ की वैल्यू जीरो आ जाती है, कहीं इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और जीरो आ जाती है, तो रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो वो रिएक्शंस कहाँ होती है बेटा, इक्विलिब्रियम पर होती है। देखिए ध्यान से नोट करिए। इसके बाद ऐसा ही एक हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताते हैं, न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द जिंक पॉट। क्या आप कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में, जिंक से बने हुए, ठीक है ना, बर्तन में, वेसल में स्टोर कर सकते हैं? तो नहीं, देखिए जरा कैसे नहीं, और क्या है इसका सोल्यूशन, कैसे करेंगे। हमें गिवन है
एक चीज़ और यहाँ पर गिवन है, इसी सोल्यूशन से पहले क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, आप देखिएगा क्या कि ई नॉट सेल फॉर Zn प्लस प्लस, जब Zn भी चेंज होता है तो इसके लिए वैल्यू दी गई है प्लस 0.76 वोल्ट, 76 वोल्ट, और एक चीज़ और दी गई है Cu प्लस प्लस कापर में चेंज हो रहा है तो वैल्यू दी गई है प्लस 0.34 वोल्ट। So let us consider that the reaction between the zinc and copper sulfate is possible. Let us consider the reaction between copper sulfate and zinc. Copper sulfate and zinc is possible, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को देखते हैं, Zn प्लस CuSO4 gives out ZnSO4 प्लस C, ये रिएक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, Zn प्लस प्लस Zn प्लस इसको आयनों में तोड़ दीजिए, Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस गिव्स आउट Zn प्लस 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 SO4 माइनस माइनस प्लस Cu, ये SO4 और ये SO4 कैंसिल हो, तो हमें रिएक्शन क्या मिलती है, Zn प्लस Cu प्लस प्लस गिव्स आउट Zn प्लस प्लस C। तो बेटा ये इस तरह से दो हाफ रिएक्शन मिल जाती है हमको, ठीक है। एक जगह यहाँ पर Zn का Zn प्लस प्लस में क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और दिस इज द रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो Zn प्लस प्लस। तो इस तरह से ही मिलता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, निकल रहा है, और यहाँ पर ऐड हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तभी इसमें निकल रहा है। इतना तो समझ में आया ना। इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर इसके बाद आप देखिए जरा, यहाँ पर क्या दिया है, Zn किसकी तरह, Zn यहाँ एनोड हो जाएगा और Cu यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कैथोड हो जाएगा। कुछ क्यों, क्योंकि मैंने इससे पहले की वीडियोस में क्लियर किया है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड होता है, ठीक है ना। अब आप एक फार्मूला लगाइए, E इसके लिए EMF क्या दिया गया है, EMF इज इक्वल टू कैथोड और क्या नोट कर दो, ठीक है ना। तो अब हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये दिया गया था 0.34 माइनस ये वैल्यू आपको नेगेटिव में रखनी है 0.76, ठीक है ना, 0.76 रखनी है। Zn प्लस प्लस में चेंज हो रहा है, याद रखना, Zn प्लस प्लस में चेंज हो रहा है, Zn ये तो वैल्यू प्लस में दी थी, लेकिन हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में लिखनी है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है तो हम लोग ये वैल्यू नेगेटिव लिख देते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, निकल कर वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.10 वोल्ट। ये वैल्यू किस में है बेटा, प्लस में है, 1.10 वोल्ट। ओके, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। सिंस EMF इज द पॉजिटिव, हम क्या लिखेंगे,
EMF जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड CuSO4 फीजर, रिएक्शन बिटवीन Zn एंड CuSO4 क्या हो जाती है, फीजर। ये पॉसिबल है रिएक्शन, ये हो जाएगी रिएक्शन। तो इसलिए हम जिंक को कभी भी, कॉपर सल्फेट को कभी भी जिंक के पॉट पे स्टोर करके नहीं रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही? ठीक, चलिए ठीक है, इसको नोट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इंडेक्स क्वेश्चन 3.1। तो इंडेक्स क्वेश्चन 3.1 क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। ठीक है ना? और ये आपको मेटल दिए गए, इनको अरेंज करना है जो एक दूसरे को, मतलब जो डिस्प्लेस करने की पावर है उसके बेस पर इनको अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। तो बेटा मैंने आपको चीज़ बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको एक लर्न करने का तरीका बताया था। लीजिए क्या बात है, सीरीज के नाम मांगे गए, ठीक है ना? उसी को आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन मिल जाता है? मांगे, मतलब Mg। सबसे ज्यादा पावर कौन रखता है? Mg। अब ऊपर वाली जो मेटल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो नीचे वाली मेटल्स को क्या कर सकती है? रिड्यूस कर सकती है। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? Mg की है। तो लीजिए क्या बात है, सीरीज के नाम मांगे गए। अल्लाह मंजन कर, अल्लाह मिल गया, तो मतलब एल्यूमिनियम, अल्लाह, ठीक है ना? मंजन, कुछ मिला? मंजन, Zn। तो Zn की पावर, Zn के बाद कौन होता है? मंजन कर, फिर Cd को निकालना है। Fe मिल गया बेटा, और Fe के बाद कौन मिल गया? कॉपर। तो सबसे कम पावर किसकी है यहाँ पर? कॉपर की, और सबसे ज्यादा किसकी? Mg की। तो इस तरह से ये ऑर्डर आपको इस तरह से सेट कर देना है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन, ठीक है ना बेटा? चाहेंगे तो आप लिख देंगे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स आर इन द ऑर्डर ऑफ एज shown the metal that comes before is more reactive than there knowing the easily displace other elements from the sub solution। अदर एलिमेंट्स को आसानी से डिस्प्लेस कर सकती है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3.1 जो दिया गया है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, ये चीजें गिवन है। कह रहा है कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर के बेस पर अरेंज कर दीजिए। तो देखिए एक चीज आपने पढ़ रखी है पहले से, लोअर द, मैंने अभी भी कल ही वीडियो में पढ़ाया है, पिछले वीडियो में, लोअर द SREP, लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, ठीक है बेटा, ऑफ मेटल, ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग पावर, ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग पावर। ये रिलेशन आप जानते हैं, रिड्यूसिंग पावर। तो जितनी कम वैल्यू ये होगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? रिड्यूस करने की पावर रखेगा। हमें कैसे अरेंज करना है? अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो इसको अरेंज कर दीजिएगा ऑन द कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर AG मिलेगा, क्योंकि AG के लिए वैल्यू दी गई है, यहाँ पर AG के लिए वैल्यू दी गई है 0. AG के लिए वैल्यू दी 0.8, ये हो जाएगा। और वो भी वैल्यू इसमें है पॉजिटिव, है ना? ये वैल्यू पॉजिटिव में है, नेगेटिव में मत जाना। तो पॉजिटिव में तो बड़ी है सबसे, मतलब इसका मतलब तो बड़ी वाली को कहाँ लिखेंगे? सबसे ज़्यादा पावर, सबसे कम पावर इसकी रिड्यूसिंग पावर। एजी के बाद और कोई पॉजिटिव में दिख रही है, पहले देख लीजिए। पॉजिटिव में कोई वैल्यू नहीं दिख रही, तो नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू हो, तो सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव में आपको किसकी दिख रही होगी? Hg।
एच जी को लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। एच जी को हम लिखते हैं 7, 9। इसके बाद एच जी के बाद कौन दिख रहा है आपको, एच जी के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सी आर, क्रोमियम दिख रहा होगा बेटा, ठीक है ना, क्रोमियम दिख रहा है। क्रोमियम के लिए वैल्यू कितनी दी गई है 7। अब क्रोमियम के बाद कौन आपको मिल जा रहा है, देख लीजिए जरा, यहाँ पर एम जी दिख रहा होगा, एम जी की पावर 2.37 और उससे एक बड़ी कौन है 2.293। लो सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये आ गया था इस वैल्यू बेस पर, ये 74 है, सही ठीक है। एच जी और सी आर की 79। ओ पहले सी आर होगा तब एच जी होगा, पहले सी आर होगा तब HG। जैसे जैसे ये वैल्यू डिक्रीज करेगी ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये तो क्वेश्चन का मिडियम टेक्स्ट।